होगा वो कंडीशनिंग। दूसरा चीज़ मुझे लगता है कि हमें ईगो से डील करने के लिए हमें एक स्पिरिचुअल पाथ भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि एक्सटर्नल फिटनेस तो ठीक है, उसके लिए हम एक जिम में चले जाएंगे, लेकिन इंटरनल फिटनेस के लिए कौन सी जिम है? सो इंटरनल ईगो तो इंटरनल प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हमें एक स्पिरिचुअल पाथ की भी जरूरत होती है, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो प्रार्थना हो, जो भी हो, एक स्पिरिचुअल कुछ तो प्रोसेस, एक प्रैक्टिस हो जिससे ईगो पर हम काम करने लगे। तीसरी चीज़ मुझे ये भी लगती है कि कई बार कैसा है ना कि जब तक हम अपने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस नहीं करते बदलते नहीं। उसका एक बैकलैश जब आता है ना, एक बार, दो बार, तीन बार जब तमाचा खाएंगे तब फिर समझ में आएगा कि ईगो होने का नतीजा ये होता है, अब हो सकता है कि थोड़ा मुझे ट्रांसफॉर्म कर लेना चाहिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो कई बार लाइफ में हमें अपने लेसन सीखने के लिए कभी कभी थोड़ा एक, जैसे कहते हैं ना, लाइफ इज अ स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स, कभी कभी खुद के अनुभव से आदमी सीखता है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन है कि हम किसी के सामने सबसर्विएंट हो जाए, एक स्पिरिचुअल पाथ हो, और फिर जिंदगी सिखा देती है, जिंदगी धीरे धीरे सिखा देती है कि भाई ये बहुत महंगा पड़ेगा ईगोइस्टिक रहना, लेकिन कभी कभी वहाँ उस अनुभव तक पहुंचने में बहुत कुछ खो देते हैं लोग। अभी मैं कहानी काफ़ी सुनाता हूँ, तो एक कहानी मैं आपकी भी सुनना चाहता हूँ। ऐसी कोई कहानी जो आपको डिफाइन करती हो, ऐसा किस्सा आपकी लाइफ में रिसेंटली और थोड़ा पहले हुआ जो आप साझा करना चाहें? जी, परसों मैं किसी से बोल रहा था कि मैं एक बार न्यूयॉर्क शहर में था, और वहाँ एक व्यक्ति मेरे पास आया, पहली बार मिल रहे थे और मुझसे बहुत काफ़ी छोटा था, लड़का था, और मुझे आके बहुत कुछ सुना दिया उसने, और मेरे मुंह पर आके सुना दिया बहुत कुछ। मुझे कहा कि आपसे ईगोइस्टिक व्यक्ति मैंने आज तक कभी देखा नहीं, और कहने लगा कि कभी आपके गुरु के पास देखिए, उनसे सीखनी चाहिए विनम्रता, उनसे सीखना चाहिए कि कैसे बोला जाता है। आप तो बस ईगोइस्टिक है, आप तो बस दिखावा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। और बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे मेरे बगल में, मतलब इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे, और ये सब बोलकर चला गया। तो मैंने बस समझाने की कोशिश की तो लाइनों में बस, लेकिन वो अड़ा हुआ था तो मैं कुछ बोला नहीं फिर। और ये न्यू जर्सी में था, और जब मैं न्यूयॉर्क में था तो मैनहट्टन में रहता हूँ मैं, तो एक 45 मिनट्स की ड्राइव थी, तो हम जहाँ रहता था वहाँ करीब 1:45 बजे रात को पहुँचे हम। तो इंडिया और न्यूयॉर्क के टाइम में डिफरेंस होने की वजह से मैं रात में सोने से पहले भी ईमेल चेक करता हूँ कि कुछ कभी इंपॉर्टेंट कुछ इंडिया में हो तो फिर मैंने ईमेल देखा, तो जब तक हम पहुँच गए थे ना, उसने एक लंबी ईमेल लिखी थी उसी व्यक्ति ने, बहुत लंबी ईमेल, और ऐसी ऐसी बातें सुनाई उसने मुझे। तब जब आप रात को ऐसा कुछ पढ़ते हैं सोने से पहले, और वो भी अपने बारे में, जब कोई आपको ऐसी बातें सुना रहा है तो नींद कैसे आएगी आपको? लेकिन मैंने अपने आप को प्लेजेंटली सरप्राइज कर दिया कि मैंने कहा ठीक है, जो बोल रहा है ठीक है भाई, उसमें फीडबैक दे रहा है, अगर उसमें कोई सच्चाई है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। और सो गया मैं, तो बहुत देरी से सोया था। तो अगले दिन जब उठा, मैं करीब 8 सवा 8, इतनी देरी से कभी उठता नहीं, लेकिन 2-2:30 बजे सोया हुआ था, तो उठा 7:30-8 बजे। तो जो दूसरे थे, एक डिवोटी हमारे बगल में आके बोले कि वो आया हुआ है मिलने से आपको। अभी तो मैं बस सरासर मना कर सकता था कि मैं नहीं मिल सकता। मैंने कहा ठीक है मिल लेते हैं। तो मेरे कमरे में आ गया, मैं मुझसे पूछा ईमेल पढ़ी आपने मेरी? मैंने कहा जरूर पढ़ी। तो क्या लगा आपको? अच्छी जो आप बोल रहे हैं ठीक है ना, नहीं आपको क्या लगता है? मैंने कहा आपने अपना फीडबैक दे दिया, मैं जरूर विचार करूंगा। नहीं आपको क्या लगता है? तो वो कोशिश कर रहा था मुझे एजिटेट करने की। दुनिया में ना लोग हमेशा कोशिश करेंगे आपके बैड साइड, आपके बुरे साइड को बाहर निकालने की। हर रोज कोई ना कोई अगल बगल में होगा जो आपके लोअर साइड को ऊपर लाने की कोशिश करेगा। लेकिन मैंने कहा मैं इसको ये अधिकार नहीं देता कि वो मेरे बैड साइड को ऊपर लाए। जो भी उसने कहा है, जो भी उसने मेरे साथ किया है, तो मैंने कहा नहीं, आई डोंट अलाउ दिस मैन टू डू दिस। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक, आई विल डेफिनेटली कंसीडर द पॉइंट्स यू स्पोकन। 2-3 बार और कोशिश कर रहा था, जब कुछ नहीं कहा ना तो चुपचाप से चला गया। देखिए, जब भी कोई आपके साथ कुछ करता है, आप जिस प्रकार की आपकी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स होता है, उसी से उसको शक्ति मिलती है। द पर्सन गेट्स पावर टू हैंडल यू बैडली व्हेन यू रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट लाइक दैट। तो तभी मैंने एक बहुत बड़ी चीज सीखी कि क्रिटिसिज्म इज गुड, इफ देयर इज ट्रूथ इन इट लेट अस एक्सेप्ट इट, इफ देयर इज नो ट्रूथ, सच्चाई नहीं है, छोड़ दीजिए। दूसरों के मुंह लगकर, उनको भला बुरा कहकर, और उनको यह अधिकार देकर कि मेरा बैड साइड निकाले, हमारा क्या लाभ हुआ उसमें? आई थॉट दिस इज नॉट वर्थ इट। तो फिर 1 साल बाद जब मैं गया न्यूयॉर्क, फिर आया लौट के माफी मांगने के लिए कि आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैंने बहुत बड़ी गलती की आपके साथ। मैंने गलती कुछ नहीं की, आपने जो आपको दिल में लगा बोल दिया ना, यू आर ऑनेस्ट टू शेयर दैट दिस वाज समथिंग दैट यू फेल्ट, डोंट वरी, इट्स ओके। बोला आप मुझे प्लीज फॉरगिव कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मैंने कहा भैया, फॉरगिव करने के लिए पहले आपने कुछ किया होता तो मैं क्षमा करूँ ना। फॉरगिव कब किया जाता है? जब आपने कुछ गलत किया हो मेरे साथ, अपने हिसाब से आपने सही किया ना, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो आई कैन नेवर फॉरगेट द स्टोरी। आखिरी में जाते जाते मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं आज प्रेशर हैंडल कर रहे हैं, चाहे कोविड के बाद में उनका जॉब का हो, एग्जाम का हो, सिचुएशन जो तो भी चल रही है लाइफ में, प्रेशर सिचुएशन जब आ जाए, जब आपको लगे कि आप हर तरफ से घिर गए हो, तो क्या करना चाहिए? अगर आप आखिरी में देखिए, प्रेशर तो हमेशा रहने वाला है, कोविड हो या नहीं हो, प्रेशर हम पर हमेशा रहने वाला है। तो सिचुएशनल प्रेशर हैंडल करने की बात नहीं, हमको रेगुलरली प्रेशर कैसे हैंडल करना है बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने लाइफ में ना पॉज करना भूल गए। जितना आप भागते रहेंगे